गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं हम लोग आज के सेट के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को जो है वो भागीदारी लोकतंत्र में बदलने की बात कर रहा है, यानी कि जो आपका प्रशासन का जो तीसरा लेवल है, ग्राउंड लेवल, यानी नगर पंचायत या नगर पालिका या पंचायत, उसके बारे में कह रहा है कि जिससे ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र संस्थाओं के विकास का एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। वो कौन सा संविधान संशोधन था। तो जैसे ही भागीदारी लोकतंत्र हो गया, यानी कि आम लोगों का भागीदारी की बात कर रहा है, तो वो है आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन। आपको पता है कि 73वां संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है ना, शेड्यूल कह लीजिए आप, SCH। साथ ही साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 243 है ना, भाग 9 का A, ये सब इंक्लूड हुआ है। और साथ ही साथ जिसको हम क्या कहते हैं, पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, वो लागू हुआ था। आगे हम बात कर लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य डैश वर्षों की आयु के सभी बच्चों के लिए उपयोगी और प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो आई होप सो ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शन है किस से किस एज तक जो है बच्चा को पढ़ाने के बारे में बात किया गया है सर्व शिक्षा अभियान में। 1 से 3 साल, 6 से 14 साल, 14 से 17 साल और 3 से 6 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। क्या? 7 अप्रैल को। और जब बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या है, वो थीम है हेल्थ फॉर ऑल। क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है हेल्थ फॉर ऑल, ये 2023 की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो याद रखिएगा, उस टाइम जो भारत की साक्षरता दर थी, ऑप्शन देख लेते हैं, 74%, 61%, 81.5% और 72%। तो आंसर क्या है? आंसर है आपका 74%। क्या है? 74%। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर देश और राजधानी की बात हो रही है। रूस का मॉस्को सही है, चीन का शंघाई नहीं होगा, कनाडा का ओटावा सही है, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा सही है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था। तो देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं, द इंडियन नेशन, द मिरर, द बिहार हेराल्ड, हिंदू पैट्रियट। तो पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी समाचार था द बिहार हेराल्ड। ठीक है, द बिहार हेराल्ड। अच्छा, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1875 के आसपास। कब? 1875 के आसपास इसका प्रकाशन हुआ था। और इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे गुरु प्रसाद सेन। कौन थे? गुरु प्रसाद सेन थे। ये ध्यान में रखिएगा, आप कहीं ना हो तो नोट कर लीजिए, है ना। बिहार का एग्ज़ाम है, बिहार में तो कुछ भी पूछ सकता है। तो बिहार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 4 to 5 क्वेश्चन है वो इस सेट में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें हम लोग, UNDP का मुख्यालय कहाँ है। तो आप लोग सभी को आई होप सो पता होगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर A क्या है? जिनेवा है। ऑप्शन नंबर B क्या है? वियना है। ऑप्शन नंबर C क्या है? न्यूयॉर्क है। और D क्या है? पेरिस है। तो आंसर क्या होगा? देखिए, UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है न्यूयॉर्क है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में UNDP का मुख्यालय है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो वो पशुपति की पूजा करते थे। किसकी? आंसर नंबर C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत में किसकी व्याख्या की गई है। तो हम लोग को बचपन से ही पता है, या हम लोगों ने कई बार पढ़ रखा है कि बिग बैंग का सिद्धांत बेसिकली किसके लिए है? ब्रह्मांड का जो उद्भव हुआ है उसके बारे में बताया गया है। और स्पेशली जब बात कर ले बिग बैंग सिद्धांत में, तो आंसर क्या होगा? D होगा, ब्रह्मांड का उद्भव। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी थी। देखिए, एक रिपीटेड क्वेश्चन है और आई होप सो आपको इसका जवाब बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक का राइटर है जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो उसने अपने बेटे और बेटी को भेजा था श्रीलंका। नाम क्या है? महेंद्र और संघमित्रा। क्या नाम है? महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने मंडल हैं। तो देखिए, जब बात करें कितने मंडल है या प्रमंडल है, ठीक है, दोनों सेम है। और
इसको इंग्लिश में कहते हैं कमिश्नरी। तो टोटल बिहार में 9 कमिश्नरी हैं। कितने हैं? 9 मंडल या प्रमंडल हैं। ठीक है। और अभी कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन आया था हमारा कि बिहार में कितने प्रखंड है, तो याद रखिएगा 534 प्रखंड है। अनुमंडल पूछ ले तो अनुमंडल 101 अनुमंडल है, याद रखिएगा, 7 नहीं है, 101 है, ये ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्या है? अनुमंडल है। जिला कितना है? तो 38 जिला है। तो 38 जिला है, 101 अनुमंडल है, 534 प्रखंड है और 9 कमिश्नरी यानी कि प्रमंडल या मंडल है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? निम्न से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? तो याद रखिएगा 243 तो आपको पता है। अच्छा, पंचायत की अवधि कितनी है? 5 साल। 5 का इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है? ई होता है। तो याद रखिएगा जो अवधि है उसको 243 ई में बताया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है, ऑप्शन में पढ़ लीजिए। राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व करना, सही है। प्रधानमंत्री को सलाह देना, नहीं है। राष्ट्रपति का सहयोग करना, नहीं है। मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्ति करना, नहीं है। आंसर क्या होगा? ए होगा। याद रखिएगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष का मतलब इसका अलग से चुनाव नहीं होता है। जो भी उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के सभापति होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं? वापस से बुक देख लीजिए। एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? एन गोपालस्वामी, एस वाई कुरैशी, हरिशंकर ब्रह्मा और नवीन चावला। आंसर कौन होंगे? नवीन चावला ने ये बुक लिखी है, एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या करती है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल योजनाओं का अनुमोदन करती है। ठीक है। जो आपका प्लानिंग कमीशन पहले बनाता था उसको ये फाइनल रूपरेखा देकर प्रपोजल करती थी कि हाँ ये सही है। तो योजनाओं का अनुमोदन करती है कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या है? प्रकाश पादुकोण, अख्तर अली, सोमदेव देववर्मन और विजय अमृतराज। आंसर क्या है? विजय अमृतराज को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये कब किया गया है? ये 2021 का सम्मानित किया गया है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाया जाता है? तो देखिए जब बात हम लोग लगन की करते हैं तो हम लोग को समझ में आता है कि ये क्या है? विवाह के समय की बात हो रही। किसकी? विवाह के समय की बात हो रही है जब बात करते हैं हम लोग लगनी राग की। ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए सुमेलित नहीं, यहाँ आपको महावीर जी के पूरे जीवन के बारे में, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ मिलेगा। जैसे महावीर जी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ है, सही बात है। महावीर जी की मृत्यु पावापुरी में हुई है, ये भी सही बात है। महावीर जी का सर्वाधिक प्रभाव जो है वैशाली में पड़ा, ये भी बात सही है। महावीर जी को जो ज्ञान की प्राप्ति है वो गया में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था, जो आज के डेट में राजगीर हो चुका है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। ठीक है। चलें आगे। बाकी महावीर जी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ है, मृत्यु पावापुरी में हुआ है और वैशाली में उनका सर्वाधिक प्रभाव था। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? ऑप्शन देख ले हम लोग। गौतमी शतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, हाल या सिमुक। तो आंसर है हाल ने। याद रखिएगा हाल एक सातवाहन नरेश थे यानी कि राजा थे, जिन्होंने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की। नाम क्या है? हाल नरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां। तो आंसर क्या होगा? अकबर के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है। ठीक है। और अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। ध्यान रखेंगे, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5वां यूके इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसने ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? आंसर क्या होगा? आंसर है मैरी कॉम ने 5वां यूके इंडियन अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मैरी कॉम को मिला है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा, जब सिंध का विलय हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलनब्रो। कौन थे? लॉर्ड एलनब्रो। और आपको मैं बता दूं कि 1842 से 1844 तक इनका कार्यकाल भारत में रहा गवर्नर जनरल का, ठीक है। और भारत का गवर्नर जनरल प्रथम की बात करें तो विलियम बेंटिक थे 1833 के आसपास। तब से जो भी गवर्नर जनरल आए उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। ऐसे लॉर्ड विलियम बेंटिक आपके बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? तो देखिए, अलीगढ़ आंदोलन जो था उसकी शुरुआत 1875 में हुई थी, ठीक है। और इसका जो चरित्र था वो था ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी और हिंदू विरोधी, ठीक है। तो आंसर कौन सा है? 2, 3, 5 है आंसर, तो आंसर नंबर बी है इसका आंसर। चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो देखिए, आपको कह रहा है अंतिम रूप से कब वापस लिया, इसके पीछे क्या रीज़न क्या है कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ दांडी मार्च से, और 1930 में ही पहला जो है वो गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ और थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन था 1931 वाला, इसी में जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को थोड़ी देर के लिए विराम देकर या स्थगित करके चले गए थे इंग्लैंड। और वहाँ से आने के बाद वापस से 1931 में, क्योंकि वहाँ से कुछ उनको मिला नहीं, तो आउटपुट कुछ मिला नहीं, तो 1931 में वापस से उन्होंने स्टार्ट किया, बट ये बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। इसलिए फाइनली 31 जुलाई 1934 को अंतिम रूप से क्या किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। मेरी बात समझे? सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से या कांग्रेस की ओर से गांधी जी रिप्रेजेंट करने गए थे, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को थोड़ी देर के लिए रोका गया था। उसके बाद जब स्टार्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दे पाया, तो फाइनली 1934 31 जुलाई को सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रपति का चुनाव यानी कि राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किस भाग में है? जब हम बात कर लें भाग 4, तो याद रखिएगा भाग 4 DPSP है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया। भाग 5 के बारे में संघ में है, संघ के बारे में बताया गया। और संघ में याद रखिएगा सबसे पहला नाम ही आता है आपका राष्ट्रपति, फिर आएगा आपका उपराष्ट्रपति, फिर लोकसभा राज्यसभा, है ना, फिर PM के बारे में डिस्कशन है, फिर जो है MP MLA के बारे में, MP के बारे में डिस्कशंस है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कशंस हैं, फिर लास्टली कैग के बारे में डिस्कशन है। ये सारा डिस्कशन भाग 5 में है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रावधान किस में है? भाग 5 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार के भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? यानी कि आपसे पूछ रहा है जो इंडियन जो आपको मिलता है सिटीजनशिप, वो किस तरह से समाप्त हो सकती है। पहला, आप खुद से भारतीय नागरिकता त्याग कर दें तो त्यागने से। दूसरा, पर्यावसान का मतलब होता है कि किसी और देश में आप जाकर रहने लग जाएं, वहाँ की नागरिकता लेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ की ख़त्म हो जाएगी। और थर्ड आता है कि आप पे अगर कोई देशद्रोह का लग जाए, आरोप लग जाए, या फिर आप पागल हो जाएं, तो उस स्थिति में क्या होता है, आपको भारतीय नागरिकता से वंचित किया जाता है। तो आंसर क्या होगा, तीनों मेथड चलता है, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? यहाँ राज्य का मतलब याद रखिएगा देश के बारे में बात हो रही है, और 25 से 28 के अंतर्गत जो अधिकार मिले हैं इसको जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है। किन किन आधार पे? तो लोक व्यवस्था के आधार पर रोका जा सकता है, सदाचार के आधार पर रोका जा सकता है, और स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग भी रोका जा सकता है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तीनों स्थिति में अगर कोई भी जो है अफेक्ट हो रहा हो तो हम लोग धार्मिक अधिकार को प्रतिबंधित कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, तीनों का तीनों होगा। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
राष्ट्रपति पद पर यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति कौन है? आंसर क्या होगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कारण था इनकी अकस्मात मृत्यु हो गई थी, अचानक से मृत्यु हो गई थी, है ना। ये भारत के व्यक्तिगत तौर पे तीसरे जो है वो आपके राष्ट्रपति रहे हैं। तीसरे का मतलब याद रखिएगा, 2 बार तो राजेंद्र प्रसाद रहे। राजेंद्र प्रसाद के बाद जो है 1962 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने प्रेसिडेंट, और उनके बाद ये तीसरे नंबर के। लेकिन अगर क्रम वाइज चलें तो ये 4th थे, याद रखिएगा। एक बार राजेंद्र प्रसाद, सेकेंड बार भी राजेंद्र प्रसाद, थर्ड बार जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और चौथी बार डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी अकस्मात मृत्यु होने की वजह से इनका कार्यकाल सबसे कम रहा है। इनका कार्यकाल 1967 से 69 तक ही रहा है। क्लियर? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए आपको पूछ रहा है कि कौन सा कहाँ कहाँ नहीं है। जैसे भावनगर में ज्वारीय विद्युत परियोजना है, ठीक है। कलपक्कम में जो है परमाणु शक्ति केंद्र है, ये भी सही है। कोयना में जल विद्युत परियोजना है, ये भी सही है। ये आंसर होगा। कोलकाता में भूतापीय ऊर्जा केंद्र नहीं है, तो आंसर आपसे पूछ रहा है कौन सम्मिलित नहीं है, तो आंसर क्या होगा? सी, कोलकाता। नेक्स्ट क्या है आपका? हाल ही में किसके द्वारा प्रमुख पुस्तक मोदी शॉपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स लिखा गया है? बुक का नाम फिर से देख लीजिए, मोदी शॉपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स लिखा गया है। ऑप्शंस क्या क्या है? एस जयशंकर, अमिताभ कांत, सुरंजन दास और इंदिरा दत्त। तो आंसर क्या होगा? एस जयशंकर द्वारा ये बुक लिखा गया है। अच्छा, जब बात अमिताभ कांत की करेंगे तो इन्होंने भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक लिखा है जिसका है मेड इन इंडिया। देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा, आप बहुत ध्यान से लिख लीजिए। मेड इन इंडिया 75, आपको पता है 75वीं वर्षगांठ पूरी हुई है। 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, बुक का क्या नाम है? मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। इस बुक को किसने लिखा है? इस बुक को अमिताभ कांत ने लिखा है। चलें आगे, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वन होते हैं? तो देखिए आपको ऑप्शंस में दिया है मानसूनी, भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय और टैगा वन। आंसर क्या होगा? टैगा वन है। इस तरह के वन को हम क्या कहते हैं? टैगा वन कहते हैं, जहाँ पर स्प्रूस, फर और पाइन के वृक्ष मुख्यतः पाए जाते हैं। क्लियर? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद के श्लोक में सावित्री से भी संबंधित है। सावित्री का अर्थ किस देवता से? याद रखिएगा ऋग्वेद में जो सावित्री हैं वो किनको बताया गया है? वो सूर्यदेव को बताया गया है। किनको बताया गया है? सूर्यदेव को बताया गया है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख याद रखिएगा चारों वेद में कहाँ है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में भी कहाँ है? ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। चलें आगे, और तीसरे मंडल में प्राणदायी देवी सावित्री से संबंधित है। तीसरे मंडल में सावित्री की चर्चा हुई है, टोटल 10 मंडल में से तीसरे में। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन। अच्छा देखिए, जब बात विंबलडन की करेंगे तो याद रखिएगा ये यूके में होता है। कहाँ होता है? यूके में, यानी कि इंग्लैंड में होता है। तो विंबलडन में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा किन्होंने जीता है विंबलडन 2023 का खिताब, जो जुलाई का था? कार्लोस अलकराज। कौन? कार्लोस अलकराज। याद रखिएगा कार्लोस अलकराज हैं कहाँ के? ये स्पेन के हैं, ठीक है। और इन्होंने हराया किसको? इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया। सर्बिया के खिलाड़ी कौन? नोवाक जोकोविच को कार्लोस अलकराज ने हराकर विंबलडन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापति में कौन सा जीवित बचा? तो याद रखिएगा कौरव सेनापति में कौन जीवित बचा है? ये अश्वत्थामा। कई बार चर्चा होती है कि अश्वत्थामा आज तक जीवित है ना। तो अश्वत्थामा की मृत्यु नहीं हुई है महाभारत में, और ये कौरव के सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 के लैंडर साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा गया है? देखिए वापस से करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम शिव शक्ति रखा गया है। जहाँ पे वो लैंड किया है, मोदी जी ने उस जगह को किस नाम से पुकारा है? शिव शक्ति के नाम से पुकारा है, ठीक है। अच्छा, चंद्रयान 2 जो फेल कर गया हमारा, है ना, या असफल रहा, आप ऐसा कह सकते हैं,
उसके लैंडिंग प्लेस का क्या नाम रखा गया था? क्योंकि असफल था तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। याद रखिएगा, चंद्रयान-2 के लैंडिंग स्पेस का नाम तिरंगा रखा गया था। क्या रखा गया था? तिरंगा। ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए? तो आई होप सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शन है रॉलेट अधिनियम, मॉर्ले मिंटो सुधार, पीट्स इंडिया एक्ट और सामन कमीशन। तो आंसर क्या होगा? सामन कमीशन का विरोध कर रहे थे, जिस समय उनको उनके सर पे लाठी लगी और उनकी मृत्यु हो गई। और सामन कमीशन वापस जाओ का नारा किन्होंने दिया? लाला लाजपत राय ने दिया। चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाउल लोकनृत्य कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? यानी कि आपसे पूछ रहा है किस राज्य में जो है वो बाउल लोकनृत्य जो है वो होता है। ऑप्शन क्या है? गोवा, पश्चिम बंगाल, कश्मीर, मेघालय। देखिए इस क्वेश्चन को भी जो लोग कंटिन्यू रिपीट कर रहे हैं इस सेट को और फॉलो कर रहे हैं मुझे, उनको पता होगा ये आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल है। बाउल लोकनृत्य बेसिकली पश्चिम बंगाल का एक लोकनृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन थे? तो देखिए, प्रजा समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, जिनको कि हम लोग जेपी भी कहते हैं। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी मैप में कई बार बताया है, ये जो आपका वी है इसमें इस साइड वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट में जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या है? कुद्रेमुख, भोर, महादेव और कोंकण। तो देखिए आंसर क्या होगा? आंसर है आपका कुद्रेमुख। ये जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो आई होप सो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन है देवेंद्रनाथ ठाकुर, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर और मानवेंद्रनाथ राय। आंसर क्या है? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की। किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने की। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं? तो आई होप सो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग, एक मैं होमवर्क देता हूँ, आप लोग क्या करेंगे, इंडिया का मैप को देखेंगे और मैप को देखने के बाद आप ये क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि भारत में टोटल कितने राज्य हैं जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है। ठीक है, ये आपका क्या है? आज के क्लास का होमवर्क है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो आई होप सो आप लोगों को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जितनी भी संवैधानिक पोस्ट है भारत में, सबकी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। जब हम लोग बात करें कैग की, तो आप लोग को पता होगा आर्टिकल 148 में, संविधान का भाग 5 वी के आर्टिकल 148 में कैग की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू हुआ है? ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास? 1961, 1965, 1947 और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बेसिकली अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित पुरस्कार है एक, और ये कब से स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ है 1961 से। कब से? 1961 से अर्जुन पुरस्कार देने की शुरुआत हुई है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो देखिए, आपको पता होगा 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? योगा दिवस मनाते हैं। और आप लोग को पता है कि उत्तर जो आपका अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी गोलार्ध है, उसमें 21 जून जो है वो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। लेकिन आपको कह रहा है कि किस दिन पर, किस जगह पर जो है दिन और रात बराबर होगा। तो याद रखिएगा, उसको कहेंगे भूमध्य रेखा। इक्वेटर पे जो है वो 21 जून को दिन और रात बराबर होगा, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? जैसे इंडिया में आप लोगों ने रॉ का नाम सुना होगा, आईबी का नाम सुना होगा, सीबीआई का नाम सुना है। सिमिलरली आपको पूछ रहा है कि बॉस किस देश का गुप्तचर संगठन है? ऑप्शन क्या है? अमेरिका, जापान, दक्षिण अमेरिका, रूस। आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका का जो आपका खुफिया एजेंसी है उसका नाम है बॉस। ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ हैं। तो देखिए, आपको पता होगा विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ कौन सी हैं? अरावली आंसर इसका है। क्या आंसर है? अरावली को विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियों में जाना जाता है। जब बात करें हिमालय का, तो हिमालय क्या है आपका? एक
नवीन वलित पर्वत में आता है, फोल्ड माउंटेन में आता है आपका हिमालय। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जवाब भी आप लोग को पता होना चाहिए। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना है। क्या है? अस्ताना है कजाकिस्तान की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 अगस्त 2023 को कहाँ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विंध्यागिरी का उद्घाटन किया गया? किसका? INS विंध्यागिरी का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शंस क्या क्या है? कोलकाता, चेन्नई, गोवा और मुंबई। आंसर क्या है? INS विंध्यागिरी को कोलकाता से लॉन्च किया गया है। कहाँ से? कोलकाता से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूप्रपटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है, यानी भूप्रपटी का मतलब यहाँ क्रस्ट की बात हो रही है। क्रस्ट पे जो है सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा है? ऑप्शन है कार्बन, गंधक, सिलिकॉन, फास्फोरस। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका सिलिकॉन। देखिए आपने अर्थ के 3 लेयर को पढ़ा होगा, जिसमें पहला है सियाल, फिर सीमा और फिर नीफे। आपने सुना होगा ये वर्ड। तो ये जो सियाल है इसमें सिलिकॉन एल्युमिनियम है, सीमा में सिलिकॉन मैग्नीशियम है। तो क्रस्ट के लेयर पे आपको दिख रहा होगा सिलिकॉन है दोनों की जगह। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो क्रस्ट का लेयर है उस पर कौन सा सबसे अधातु जो है सर्वाधिक मात्रा में है, तो वो क्या है? आपका सिलिकॉन है। अच्छा, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर 14 है। लिखते क्या है हम लोग? ऐसा ही लिखते हैं। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं साइंस का सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है? किसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है? सुपर फॉस्फेट उर्वरक का आपसे पूछा जा रहा है। आंसर क्या होगा? आंसर ये होगा कैल्शियम और ब्रैकेट में H2PO4 होल 2। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग सुपर फॉस्फेट। ठीक है, उर्वरक का मतलब फर्टिलाइजर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप, यानी आदमी जब सोया रहता है तो उसका ब्लड प्रेशर कैसा होता है? रक्तचाप का मतलब ब्लड प्रेशर। तो आदमी जब सोया रहेगा उसके श्वसन दर कम रहेगा, है ना, शरीर में जो मूवमेंट है वो कम होता है, प्रेशर कम होता है। तो मतलब इन जनरल कंडीशन में जो आपका सोया हुआ है तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा? कम हो जाता है, कम रहता है ऑलवेज, या आप ऐसा कह लें कि नॉर्मल कंडीशन से गिर जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ऑप्शन है क्या? केराटिन, मायोसिन, ग्लूटन और इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। क्या? मायोसिन। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? याद रखिए, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को एडिशन को कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को एडिशन को। तो आप देख सकते हैं 9 + 10 क्या होगा? 19 होगा, और वो क्या है आपका? परमाणु द्रव्यमान संख्या है। क्लियर हो गया? जब परमाणु संख्या बोलेगा तो या तो आप इलेक्ट्रॉन ले लीजिए या न्यूट्रॉन ले लीजिए, तो 9 होता है आपका परमाणु संख्या। बट यहाँ परमाणु भार के बारे में बात कर रहे हैं, द्रव्यमान के बारे में, तो आंसर क्या होगा? 19 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो देखिए ब्रिक्स का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, BRICS। ब्रिक्स में B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। और इंडिया ने 2021 का जो है वो मेज़बानी किया था। तो इंडिया के बाद अगला क्या आएगा? चाइना आएगा। तो चाइना ने 2022 का किया था। चाइना के बाद क्या आएगा? साउथ अफ्रीका 2023। और फिर देखिए ये ब्राज़ील आपका 2024 होगा। क्लियर? इस तरह से आप सीक्वेंस याद रखिए। 21 क्योंकि एक शुभ अंक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इंडिया जो है वो 21 में मेज़बानी किया था, और यहाँ से आप आगे और पीछे जोड़कर चल सकते हैं। कंटिन्यू। तो अब आप बात कर रहे हैं, आपको पता चल गया ऐसे क्या हो गया? साउथ अफ्रीका हो गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें हम लोग, कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? रियो डी जेनेरियो, जोहान्सबर्ग, मुंबई और नई दिल्ली। तो आंसर क्या है आपका? जोहान्सबर्ग में जो है वो किया गया है। और जोहान्सबर्ग है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। और जो 16वां जो बैठक होगा, क्योंकि ये 15वां है, 16वां 2024 में कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। फिर 17वां कहाँ होगा? रशिया में होगा। इस तरह से ये रोटेशन होता है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक में, याद रखिएगा समस्थानिक किसको कहते हैं? समस्थानिक उसको कहते हैं जिसमें प्रोटॉन की संख्या इक्वल रहता है और न्यूट्रॉन का संख्या अलग अलग रहता है, डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? सबसे पहले एक बोल रहा है कि एक तत्व का समस्थानिक में जनरली क्या होता है, तो आप समझ सकते हैं समस्थानिक की बात कर रहा है। तो आंसर क्या होगा आपका? मैंने अभी बताया न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, तो आपका पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, न्यूट्रॉन का संख्या डिफरेंट है। क्लियर? चलें आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित है। तो आप ऑप्शन को अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। ऑप्शन क्या है, कांच है, रेत है, जल है और हीरा है। आपको पता है कि जो डायमंड है वो कार्बन का अपरूप है ना, तो आंसर क्या होगा, हीरा, जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, वह डैश कहलाती है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, वही आपसे पूछ रहा है। और आंसर क्या होगा, उसको हम लोग कहते हैं वनस्पति प्रजनन। क्या कहते हैं, वनस्पति प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए कास्टिक सोडा, आई होप सो आप लोग सभी जानते होंगे कास्टिक सोडा किसका रासायनिक नाम है, NaOH को हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं। और NaOH को क्या बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमापी में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत कर देंगे। पहला है, सस्ता है, गलत है। भरने में तरल सरल है, ये भी गलत है। गर्म होने पर अधिक फैलता है, तो लोगों को लगेगा ये सही है, लेकिन ये गलत है। जो आपका पारे का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि तापमापी की दीवारों पर वो चिपकता नहीं है ना। जैसे टेम्परेचर मिला थोड़ा फैला और टेम्परेचर कम हुआ फिर से सिकुड़ के उसी जगह पे आ गया। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाएंगे तभी जाकर क्लियर होगा। अब बात करते हैं पारे का, तो पारे को हम लोग Hg लिखते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है, 80 है, और एटॉमिक मास क्या है, 200। क्लियर। पारे का जो आपका एक मुख्य अयस्क की बारे में बात करेंगे तो वो क्या है आपका, सिनेबार है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Hgs होता है। क्या होता है, Hgs, जिसको सिनेबार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छोटी आंत को ग्रहणी में विभाजित किया जाता है, जेजुनम, डेडुनम और डैश। यानी कि छोटी आंत को 3 भाग में विभाजित करते हैं, 2 भाग का नाम दिया हुआ है, तीसरे का नाम आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन क्या है, गुर्दा, रेक्टम, कोलन और इलियम। तो याद रखिएगा ये जो आपका छोटी आंत है ये 3 भाग में विभाजित है, क्या है, जेजुनम, डेडुनम और इलियम। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, टी मापक यानी जो टी स्केल है वो निम्न में से किसका मापन करता है, यानी किसको मेजरमेंट करता है, टी स्केल। तो याद रखिएगा टी स्केल जो है वो चक्रवातों की शक्ति को मेज़र करता है, मतलब चक्रवातों में हवा का जो फोर्स है, वेग है, उसको मेजरमेंट करता है कौन, टी स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। तो देखिए कार्नेलाइट, ऑप्शन देख लें, जस्ता, चांदी, पारा और मैग्नीशियम। आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम का अयस्क है कौन, कार्नेलाइट। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन क्या क्या है, सोडियम, बेरियम, मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्सियम। और आंसर क्या होगा, हरा रंग है बेरियम की वजह से। किसकी वजह से, बेरियम की वजह से। और जब बात कर लें हम लोग और 2 कलर की, जैसे लाल की बात कर लें, तो याद रखिएगा लाल कलर होता है स्ट्रॉन्सियम की वजह से। किसकी वजह से, स्ट्रॉन्सियम की वजह से। और एक बात कर लें पीला कलर, तो याद रखेंगे पीला कलर किसके लिए, सोडियम के लिए। तो सोडियम के लिए पीला कलर, स्ट्रॉन्सियम के लिए लाल कलर और बेरियम के लिए हरा कलर का यूज़ करते हैं, कहाँ, आतिशबाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज़ रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो समझिए कि इंसुलिन जो है वो कहाँ स्राव होगा, यानी इंसुलिन जो सेक्रेट होता है वो कहाँ होता है, वो अग्नाशय में होता है। तो याद रखिएगा कौन सा अंग सही ढंग से काम नहीं करेगा, अग्नाशय। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है, यानी कि वैसा जो वायरल ना हो, एक दूसरे को टच करके नहीं फैलता हो या और किसी वेव से नहीं फैलता हो, उसको हम लोग कहते हैं गैर संचारी, है ना। और यहाँ पे रोग के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन देखेंगे, जो हैजा है आपका, टीबी है, तपेदिक है और चेचक है, ये तीनों फैलता है। मिर्गी जो है वो आपका गैर संचारी रोग है। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कौन सी विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन तथा छाजन यानी एक्जिमा होता है। सीधा सीधा समझिए कि पूछ रहा है कि किसके विटामिन की कमी से एक्जिमा की बीमारी होती है। तो आंसर क्या है आपका, निकोटिन अम्ल। ठीक है, अच्छा हम लोग बात कर लें इसको, निकोटिमाइड कहते हैं, किसको कहते हैं, B3 को। किसको कहते हैं, B3 को निकोटिमाइड कहते हैं। और इसी की कमी की वजह से क्या होता है, एक्जिमा होता है, जिसको दांत खुजली के टाइप में आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल आबंध है
यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जो बॉन्ड बना है वो कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसमें से। याद रखिएगा बॉन्ड जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। जिसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखिए यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। तो इन तीनों में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो आपका प्रबल बॉन्ड है वो कौन सा है, थर्ड नंबर सी, जहाँ 3 बॉन्ड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अणुओं में से किसमें 2 सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूर होते हैं। याद रखिएगा अभी जस्ट इससे पहले ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा जो सबसे ज़्यादा मजबूत था तो हम लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड लिया। जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कार्बन कार्बन के बीच की जो दूरी होगी वो कम हो जाएगी। बॉन्ड जितना मजबूत होगा वो उतना सिकुड़ता जाएगा। जैसे सी और डबल बॉन्ड SSC और सी ये सिंगल बॉन्ड सी, तो देखिए इसके बीच की दूरी ज़्यादा है, इसकी कम हुई और इसकी और कम हुई। तो सिमिलरली आपसे पूछ रहा है कि किसकी दूरी अधिक है, यानी कि किसका बॉन्ड पावर कम होगा। अब देखिए हम लोग बात करें बेंजीन में तो डबल बॉन्ड भी है सिंगल बॉन्ड भी है। बेंजीन का फॉर्मूला होगा C6H6। फिर हम लोग इथेन की बात कर लें, इथीन की बात कर लें और इथाइन की बात कर लें। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस ऑप्शन में तो हमारा क्या होगा आंसर, इथेन का जो है वो दूर होगा, सबसे अधिक दूरी बोल रहा है। अब बात समझिए, इसमें डबल बॉन्ड है तो थोड़ा नज़दीक होगा, सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपको सबसे कमज़ोर बॉन्ड किसका नज़र आएगा, जिसका नंबर ऑफ पेयर क्या है, कम है। तो सिंगल वाला क्या होगा, इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4 है। तो चारों तरफ से एक एक आपका हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुजनित है, यानी कि बैक्टीरिया से। तो ऑप्शंस में देख लेंगे तो आपका पहला जो ऑप्शन है हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया और लिप्रोसी, ये सारा का सारा बीमारी किससे है, जीवाणु से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के चर्म के रंग का कारण क्या होता है, यानी कि इंसान जो काला होता है या गोरा होता है तो उसमें स्किन में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उसका कलर डिसाइड होता है। तो आपने शायद सुना होगा ऑप्शन नंबर बी, मेलानिन। अगर मेलानिन ज़्यादा है आपके शरीर में तो आपका रंग क्या होगा, थोड़ा सांवला या काला होगा। मेलानिन कम है तो आप गोरे होंगे। लेकिन टेक्निकली ये देखा गया है, मतलब रिसर्चर ने शोध किया है कि मेलानिन अगर आपके शरीर में ज़्यादा है, यानी कि आप थोड़े सांवले हैं, तो आपको स्किन कैंसर होने का चांसेस कम होता है। तो इसका अपना ही एक फ़ायदा होता है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारा जाए तो घोल का रंग क्या होगा। तो देखिए आपको नीला लिटमस पत्र है, अगर इसके साथ हम लोग एसिड मिला दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में हो जाएगा। और ये याद रखेंगे कि CO2 का जो pH वैल्यू है वो है 5.6। इट मीन्स क्लियर है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो एसिडिक होता है। तो इस वजह से जो नीला लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। बी क्लियर। चलें आगे, CO2 का pH स्केल 5.6 अप्रॉक्स है, यानी ये एसिड है, तो नीला लिटमस के साथ मिलेगा तो आउटपुट क्या होगा, लाल रंग देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है। इस वर्ड को आप ध्यान में रखेंगे, संलय कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पारा को। पारा के साथ यानी कि Hg के साथ अगर कोई मिश्र धातु मिलकर तैयार होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संलय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। यहाँ क्या कह रहा है, किसकी दिशा का, और ऑप्शन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हम लोग प्रेरित धारा की दिशा, है ना, कैसा धारा, प्रेरित धारा की दिशा पता करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया है। तो देखिए आप ऑप्शन देखेंगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, लेकिन डायरेक्ट याद रखिएगा, टीके का आविष्कार किया है एडवर्ड जेनर ने। किसने, एडवर्ड जेनर ने टीके का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फिर मैथ्स के 2-3 क्वेश्चंस को। दो संख्या का अनुपात 5-7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात ये हो जाता है, इन संख्याओं का डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर प्रोसेस देखेंगे तो हमारे पास प्रोसेस है 5x - 9, नीचे वाला है 7x - 9 = 7/11। मैं इसको लिखता नहीं, डबल क्रॉस मेथड से बना लेता, लेकिन अभी फ़िलहाल आप ऐसे समझिए। अगेन हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे या एलसीएम लेंगे तो इस 11 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जा 55 और यहाँ से 7 7 जा 49। तो 55 और 49 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, 6x आ जाएगा, इक्वल टू ये आपका आ गया माइनस में 99 और ये आ गया माइनस में 63। तो ये इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, है ना। 99 और माइनस 63 तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आया, 6 आया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, इन संख्याओं का अंतर क्या होगा।
तो आपको पता है कि एक 5x है और एक 7x है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2x आएगा। तो x का वैल्यू 6 है, तो 6 2 क्या होगा 12 आपका आंसर होगा। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, रेशनलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। आपको पूछ रहा है इसका वर्गमूल निम्नलिखित में से किसके निकटतम होगा। वर्गमूल का मतलब आपको क्या कह रहा है, अंडर रूट कह रहा है। तो आप क्या कर लीजिए, ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, √2 - 1 बाय √2 - 1। नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका, a + b a - b होकर क्या होगा 1 होगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 है, सब्सट्रैक्ट होकर 1 आ जाएगा। ऊपर आपका आ गया √2 - 1 का क्या होल स्क्वायर आ गया। क्लियर। अब जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा √2 - 1, और √2 का वैल्यू क्या आ गया 1.414, और -1 का -1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, बी नंबर आंसर आएगा। एग्जाम में आपको इसी तरह क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या जिसे इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो जाए। तो देखिए 11 की डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। हम लोग को अल्टरनेट नंबर को ऐड करना है। तो पहले 8 + 3 + 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाता है, और रिमेनिंग आपका 0 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस वाले पोजीशन में अगर हम लोग 7 और लगा दें तो ये भी 15 हो जाएगा। क्लियर। और 15 - 15 0 होगा, और 0 के सिचुएशन में क्या होगा, ये नंबर डिविजिबल होगा, यानी आंसर क्या होगा 7। इट मीन्स अगर इस नंबर में और 7 ऐड कर लें हम लोग तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 8 0 3 6 4 और 9। और अब हम लोग एक बार वापस से चेक कर लें, 9 6 15, और 15 में से 0 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। रिमेनिंग क्या 8 3 11, 11 और 4 15, तो दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा 0 होगा। तो 11 की डिविजिबिलिटी यही है। ऑड प्लेस और इवन प्लेस के सम का डिफरेंस अगर 0 या 11 का मल्टीपल हो तो संख्या क्या होगा 11 का मल्टीपल होगा। तो आंसर क्या है, इस नंबर में हम लोग को 7 ऐड करना है, तो हमारा ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, आई होप सो आप लोग को इस क्लास में कुछ अच्छा नया सीखने को मिला हो। ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।